नमस्कार साथियों, मैं विकास ज़ैनिथ एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि सभी लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, खुश होंगे। नहीं हो क्या? अच्छा ठीक, दवा खा लेना ठीक हो जाएगा। अरे सभी सही होंगे यार, क्यों मज़ाक करते हो? ठीक है, तो आज हम एक नया सब्जेक्ट शुरू करने का प्रयास करते हैं। मतलब प्रयास करें, कर दें। चलो कर ही देते हैं, कोई बात नहीं है। चलो हम स्टार्ट करते हैं एक नया सब्जेक्ट जो आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि सभी एग्ज़ामों में आता है, मोस्टली एग्जामों में, और जिसका नाम है हिंदी, जिसे हम कहते हैं हिंदी। हिंदी भाषा को हम शुरू करते हैं और एक नया सब्जेक्ट होगा, नई वीडियो होंगी और नए तरीके से आपको पढ़ाने का प्रयास करूंगा। सबसे सरल तरीके से आपको समझाने का प्रयास करूंगा, जो सरल तरीके से होगा। एकदम बढ़िया तरीके से समझाऊंगा, टेंशन फ्री होकर पढ़ेंगे, कोई चिंता नहीं करेंगे। आपको बखूबी कहना मेरा सभी वीडियो में एक ही रहता है, बढ़िया पढ़ें, सेलेक्टेड पढ़ें, कवाड़ा ना पढ़ें। समझ रहे ना? कवाड़ा जो पढ़ेगा वो कवाड़ा हो जाएगा और फिर कहेगा, आप जानते हो क्या कहेगा। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं हिंदी की श्रृंखला। आज से स्टार्ट करेंगे और ये आपके किस किस एग्जाम में आता है उसे हम एक बार देख लेते, जल्दी से देख लेते। यूपी का कोई भी पेपर हो जो वनडे एग्जाम है, यूपी का मोस्टली पेपरों में क्या होता है, जो वनडे एग्जाम है उनमें आपकी हिंदी आती है। जैसे आप पुलिस ले लें, यूपीएसआई ले लें, ठीक है, और यूपी टेट ले लें, और अभी इस समय 3-4 साल से चल रहा है आपका पैट। ये इतने एग्जामों में मोस्टली आपके एग्जामों में हिंदी सब्जेक्ट बना रहे। अगला पार्ट चलते हैं, हम देखेंगे एसएससी जीडी में आपके हिंदी के क्वेश्चन आते हैं। एसएससी जीडी में आपके हिंदी के क्वेश्चन आते हैं और कई सारे परीक्षाओं में आपके हिंदी भाषा के प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो हम हिंदी भाषा शुरू से शुरू करेंगे, वो अगली वीडियो से करेंगे। इस वीडियो में जो हम स्टार्ट करेंगे वो संधि प्रारंभ करेंगे, जो बच्चों को सबसे कठिन लगता, जिसे पढ़ने में कतई मजा नहीं आता, लेकिन मैं आपको आज ऐसी संधि पढ़ाऊंगा कि आपने कभी नहीं पढ़ी होगी। आपको बिल्कुल इतने सरल माध्यम से संधि सिखाऊंगा कि आपने कभी नहीं सीखी होंगी, और सभी आपके एग्जाम में आई हुई संधियों को मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा। एक एक संधि, एक एक उदाहरण, संधि विच्छेद आपको बताऊंगा और पहचान बताऊंगा कि किस तरीके से आपको समझनी है और बतानी है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं संधि का चैप्टर। आपसे पहले मैं पूछना चाहूंगा साहब कि 2 पॉइंट देखता हूं, मैं आपको देता हूं, आप मुझे बताएं कि एक मैंने आपको संधि दे रखी है और एक मैंने आपको समास दे रखा है, समास। इन दोनों में अंतर क्या होता है? संधि में और समास में अंतर क्या होता है? क्योंकि समास को भी तोड़ा जाता है, संक्षेप होता है, और संधि को भी तोड़ा जाता है साहब, पर इन दोनों चीजों में तोड़ा किसे जाता है? अगर हम कहें कि तोड़ी कौन सी चीज जाती है, तो हम कहेंगे साहब संधि में तो हम मालिक वर्णों को तोड़ देते हैं। किसको तोड़ देते हैं? वर्ण को तोड़ा जाता है। और समास में क्या होता है? हम शब्दों को तोड़ते हैं। किसको तोड़ते हैं? शब्दों को तोड़ते हैं। जैसे मैंने कहा कि हम वर्णों, आप कहेंगे सर वर्णों को कैसे तोड़ देंगे? भाई वर्णों को कैसे तोड़ेंगे? देखिए ऐसे तोड़ेंगे, मैंने लिखा विद्यालय और मैंने यहां लिखा राजा रानी, राजा रानी। ठीक है, तो मैंने यहां अगर मैं इसको तोड़ देता हूं, ये मेरे वर्णों को तोड़ना हो गया, विद्याधन आलय। ये किसको तोड़ना हो गया? मैंने यहां एक बड़े आ को तोड़ा है। किसको तोड़ा है? बड़े आ को तोड़ा है। यहां हम देखेंगे तो एक बड़ा आ यहां है और एक बड़ा आ यहां है। ये दोनों मिलकर किसका निर्माण किए हैं? तो आ का निर्माण किए हैं। तो संधि में हम देखेंगे बड़े बाबू कि हमने क्या तोड़ा, तो हमने वर्णों को तोड़ा। किसको तोड़ा? वर्णों को तोड़ा। अगर हम समास में देखें कि समास में शब्दों को तोड़ा जाता है, तो हम देखें कि योजक चिन्ह यहाँ लगा है, इसके स्थान पर और आ जाता है,
तो ये हो जाएगा राजा और रानी। तो संधि में और समास में अंतर क्या होता है? संधि में हम वर्णों को तोड़ते हैं और समाज में हम शब्दों को तोड़ते हैं। किसको तोड़ते हैं? शब्दों को तोड़ते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब हम प्रारंभ करते हैं संधि। आपने अंतर तो समझ लिया होगा, अंतर तो समझ लिया होगा। तो सबसे पहले हम परिभाषा देखते हैं कि संधि की परिभाषा क्या होती है। संधि की परिभाषा क्या होती है? अगर हम व्यवहारिक रूप से देखें तो संधि का मतलब होता है समझौता। क्या होता है? संधि का अर्थ क्या होता है? समझौता, यानी दो लोगों को जोड़ना। तो यहां भी हम क्या कर रहे हैं कि दो वर्णों को जोड़ रहे हैं और दो वर्णों को जोड़कर एक नए शब्द का निर्माण कर रहे हैं। किसका निर्माण कर रहे हैं? नए शब्द का निर्माण कर रहे हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। ठीक है, तो हम परिभाषा देखते हैं। परिभाषा लिखे सभी लोग कि संधि दो शब्दों से मिलकर बना है। संधि कितने शब्दों से? दो शब्दों से मिलकर बना है, सम तथा धी। संधि कितने शब्दों से मिलकर बना है? सम तथा धी के योग से बना है, जिसका अर्थ मेल होता है। जिसका अर्थ मेल होता है। संधि की परिभाषा अगर हम शॉर्ट में देखें तो दो शब्दों से मिलकर बना है, सम तथा धी, जिसका अर्थ होता है मेल। इसका अर्थ क्या होता है? मेल। अर्थात हम कह सकते हैं कि दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को संधि कहते हैं। यानी कि दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को संधि कहते हैं। क्या कहते हैं साहब? संधि कहते हैं। ठीक है, संधि कहते हैं। ठीक है, यानी दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को संधि कहते हैं। यानी दो वर्ण मिलेंगे, किसी तीसरे का निर्माण करेंगे, वही आपका क्या कहलाएगा? संधि कहलाएगा। और संधि पढ़ने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, जो याद होनी चाहिए, हिंदी का पहला चैप्टर वर्णमाला। क्या याद होना चाहिए आपको? वर्णमाला आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, क्योंकि संधि में भैया पूर्ण रूप से किसका काम है? वर्णमाला का काम है। अगर आपको वर्णमाला के स्थान, वर्ण के क्रम, घोष, अघोष, उच्चारण स्थान आपको याद नहीं है तो आप संधि नहीं कर सकते। आपको संधि करने के लिए सबसे पहले आपको वर्णमाला याद होनी चाहिए। परिभाषा लिख ली। अगली हेडिंग हम डालेंगे, उदाहरण भी लिख लो, वही वाला विद्यालय वाला लिख लो। विद्यालय, विद्याधन आलय। ठीक है, महोत्सव देख लो, महोत्सव, महाधन उत्सव। ये आपके उदाहरण, ये तो मैंने आपको रफली समझा दिए, ऐसे बता दिए हैं। तो उदाहरण के लिए संधि क्या होती है कि दो वर्णों के मेल। अरे हमने तो यहाँ विद्यालय लिख दिया। विद्याधन आलय, यहाँ हो जाएगा विद्याधनालय। ये आपके संधि से बना शब्द है और ये आपका संधि विच्छेद है। ये क्या है? हम इस वाली प्रणाली को हम क्या कहेंगे? संधि विच्छेद कहेंगे। हमने जब वर्णों को तोड़ दिया तो हम क्या कर दिए? संधि विच्छेद कर दिए। यानी कि संधि में किए गए शब्दों को अलग अलग करने की प्रक्रिया, यानी संधि में दिए गए शब्दों को अलग अलग करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? संधि विच्छेद कहते हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं अलग अलग करने की प्रक्रिया। अलग अलग करने की प्रक्रिया। यहाँ तक समझ में आया? कोई दिक्कत यहाँ तक? इसको रफ कर लेते हैं, आगे चलते हैं। कर लिया? चलो अब आगे।
आगे देखते हैं, अगला प्रश्न आता है कि संधि के भेद कितने हैं। संधि के भेद कितने हैं, तो संधि कितने प्रकार की होती है साहब, संधि कितने प्रकार की होती है। तो हम कहेंगे साहब बाबूजी संधि 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। आप कहेंगे साहब 3 ही प्रकार की क्यों होती है, क्योंकि वर्णमाला भी तो 3 ही प्रकार की है। कितने प्रकार की, 3। तो संधि कितने प्रकार की हो जाएगी, तो हम कहेंगे साहब 3 प्रकार की हो जाएगी। आप नोट्स बनाएं, आपको मैं बिल्कुल सरल तरीके से पढ़ाऊंगा, एकदम सिंपल तरीके से, आपको कतई चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब शुरुआत हो गई है, अब स्टार्ट आ गए हैं, बैकअप हो गया साहब। पहली संधि देखेंगे स्वर संधि। कौन सी संधि, स्वर संधि। अगली संधि देखेंगे तो व्यंजन संधि। कौन सी संधि, व्यंजन। और तीसरी संधि देखेंगे तो साहब विसर्ग संधि। क्या है, विसर्ग संधि। यानी कि संधि कितने प्रकार की होती है, तो संधि 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की संधि होती है। एक होती है आपकी स्वर संधि, एक होती है आपकी व्यंजन संधि, और एक आपकी विसर्ग संधि। एग्जाम में प्रश्न देखो यही वाला मिल जाता है कभी कभी, जब किस्मत अच्छी होती है तो, कि संधि कितने प्रकार की होती है बाबूजी, तो संधि 3 प्रकार की। कितने प्रकार की होती है, संधि 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है देखते हैं। एक तो स्वर संधि होती है, एक व्यंजन संधि होती है, एक विसर्ग संधि। यहां तक क्लियर। अगला पॉइंट देखते हैं साहब कि स्वर संधि कितने प्रकार की होती है। बहुत से लोग क्या कहते हैं कि स्वर संधि को संधि पूरी समझ लेते हैं और कह देते हैं भैया 5 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, 5 प्रकार की होती है। स्वर संधि की बात करेंगे तो स्वर संधि कितने प्रकार की होती है, दीर्घ स्वर संधि। यानी 5 प्रकार की संधि होती है। ये होती है दीर्घ स्वर संधि। पहली संधि हो जाएगी दीर्घ स्वर संधि। अगली हो जाएगी गुण स्वर संधि, गुण स्वर संधि। तीसरी संधि हो जाएगी आपकी वृद्धि संधि, वृद्धि स्वर संधि। चौथी संधि हो जाएगी आपकी यड़ स्वर संधि, यड़ स्वर संधि। हो सकता है नीचे ना दिखाई दे, मैं ऊपर लिख देता हूं। पांचवी यदि संधि देखेंगे तो भाई साहब अयादि संधि हो जाएगी, अयादि स्वर संधि। ये सुनने में जितनी कठिन है, यह पढ़ने और समझने के बाद में क्या हो जाएंगी, उतनी ही सरल हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, उतनी सरल हो जाएंगी। आपको 1 नंबर से 2 नंबर आपको एग्जाम में यहां से मिलेगा। अगर कोई बच्चे कठिन कुछ याद नहीं करना चाहते तो भाई साहब वो ये वाला फिगर याद कर सकते हैं, चार्ट याद कर सकते हैं। आपकी किस्मत अच्छी रही तो आपको 1 नंबर यहाँ मिल सकता है। कोई घबराने वाली बात नहीं है, 1 नंबर आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, तो हम पहली हेडिंग डालेंगे स्वर संधि। पहली संधि क्या होगी आपकी, स्वर संधि होगी। हम स्वर संधि हेडिंग डालते हैं, स्वर संधि क्या होती है। देखेंगे साहब स्वर क्या होता है, पहले हमको ये जानना है कि स्वर क्या होते हैं, तभी तो हम आगे चल पाएंगे। अब आप कहें साहब जेड बढ़ा दीजिए, ये तो सब बेसिक है। बाबूजी एग्जाम में बेसिक ही आता है। जो लोग इस भ्रम में हैं कि हम लाइब्रेरी जाके बहुत सारा पढ़कर एग्जाम को जल्दी से क्रॉस कर लेंगे, तो वहां भी आपको सही रणनीति की आवश्यकता है। इसकी सही रणनीति की आवश्यकता है, क्योंकि एक एग्जाम में आपको सही रणनीति प्राप्त नहीं है तो आप एग्जाम को हार सकते हैं। और जहां आपको एग्जाम को हारना नहीं है तो वहां पर आपको प्लान करने पड़ेंगे, टाइम टेबल बनाना पड़ेगा और सही चीज सीखने पड़ेगी। बाबूजी स्वर क्या होते हैं, पहले हम संधि छोड़ते हैं, स्वर देखते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण, जिन वर्णों का उच्चारण हम मूलभूत स्वतंत्र रूप से कर लेते हैं। कैसे कर लेते हैं, यानी जिनका उच्चारण, यानी जिन वर्णों का उच्चारण, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है या बिना किसी अवरोध के माध्यम से किया जाता है। समझ ना, स्वर क्या होते हैं कि ऐसे वर्ण का उच्चारण जिनके उच्चारण को स्वतंत्र रूप से किया जाता है, जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है या बिना अवरोध के किया जाता है, उन्हें हम स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं, हम इन्हें स्वर कहते हैं। जब आप संधि पढ़ रहे हैं तो सीधी सी बात है, आप तोड़ेंगे किसको, संधि किसकी करेंगे, स्वर की ही तो करेंगे।
किसकी करेंगे? स्वर की। अब स्वर आपको कितने तोड़ने हैं ये पता होना चाहिए, तो हम तोड़ कितने सकते हैं, जरा मैं देखता हूं। आ, ई और ऊ, क्या आप इनको तोड़ सकते हैं? नहीं तोड़ सकते। क्यों नहीं तोड़ सकते? क्योंकि ये मूल है। तो क्या ये मूल है? एक अकेले को आप नहीं तोड़ सकते। मतलब व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूं यार, मालूम पड़े तुम हड्डी तोड़ दो किसी के लिए जाके, सर ने कहा कि तोड़ नहीं सकते, ला प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि तोड़ दें भाई साहब। तोड़ तोड़ किसको सकते हैं? जब यहाँ पे कोई व्यक्ति डबल होगा। कोई व्यक्ति क्या होगा? डबल होगा। यानी कि अगर हम इनको एक मात्रिक कहते हैं, एक मात्रिक कहते हैं, या हम इनको हरेश्व स्वर कहते हैं, या हम इनको लघु कह देते हैं, तो क्या हम इनको तोड़ सकते हैं? आपने कहा बाबूजी नहीं तोड़ सकते, क्योंकि इसमें तोड़ने के लिए कुछ है ही नहीं। तोड़ सकते क्या? नहीं तोड़ सकते। आपको जमीन में गड्ढा करना था, गड्ढा तो कर सकते हो, आपको जमीन को तोड़ दो क्या? नहीं। तो हमने कहा कि हम इनको नहीं तोड़ सकते, तो इनके बाद तो बनती हैं चीजें जिन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं। जिन्हें हम क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं। आपने प्रत्येक वर्णमाला में पढ़ा होगा कि ये दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। एक होते हैं आपके सजातीय, और एक आपको पढ़ाए होंगे विजातीय। अब सजातीय क्या होते हैं? कि जो स्वर से मिलकर स्वर का निर्माण करते हैं, यानी एक जैसे वर्ण जहां होंगे। कैसे होंगे? एक जैसे वर्ण। तो अगर हम देखें कि दीर्घ स्वर में कौन कौन से आते हैं, पहले तो ये देख लेते हैं कि दीर्घ स्वर में जो आ रहे हैं वह बड़ा आ आता है, बड़ी ई आती है, बड़ा ऊ आता है, छोटी ए आती है, बड़ी ए आती है। ये मैं संधि के आधार पर बता रहा हूं। और आपका छोटा ओ आता है और बड़ा ओ आता है। ये आपके जो 7 स्वर हैं ये दीर्घ में आते हैं। अगर हम सजातीय की बात करेंगे, सजातीय कौन कौन से हैं साहब इसमें? तो सजातीय आपका बड़ा आ हो जाएगा। इसको मैं ऐसे कर लेता हूं, इसको इस तरीके से लिखता हूं। बड़ा आ हो जाएगा, बड़ी ई हो जाएगी, और बड़ा ऊ हो जाएगा। तो देखो बड़ा आ किससे मिलकर बना? आ धन आ से, यानी छोटा आ और छोटे आ से मिलकर बड़े आ का निर्माण हुआ। ई का देखेंगे तो छोटी ई और छोटी ई से मिलकर हुआ है। ऊ का देखेंगे तो छोटा ऊ और छोटा ऊ मिलकर बड़े ऊ का निर्माण हुआ है। इसलिए हम इसे सजातीय स्वर कहते हैं। ये क्लियर हुआ? कोई दिक्कत? तो मैं बहुत सिंपल तरीके से पढ़ा रहा हूँ, बेसिक से पढ़ा रहा हूँ। आप 1.75 करके वीडियो स्पीड करके देख सकते हैं, 1.5 करके भी देख सकते हैं। लेकिन अगर आप बेसिक से पढ़ेंगे तो आपको कहीं दिक्कत नहीं होगी। क्या होता है कि हम आते हुए चीजें भी गलत कर लेते। क्यों? ओवर कॉन्फिडेंस। इससे ओवर कॉन्फिडेंस से हमको गलत नहीं करनी। अब हम ए देखते हैं, यहां देख लेते हैं छोटी ए, ये देख लेते हैं बड़ी। तो छोटी ए का निर्माण जो होता है वो आ धन ई से होता है, और बड़ी ए का निर्माण आ धन ए से होता है। ठीक है? ये आपको जितनी भी आप संधि करेंगे साहब, सभी में आपको यूज होंगी, सभी में आपको प्रयोग करने पड़ेंगी। ठीक है? आगे चलते हैं। आगे हम देखते हैं छोटा ओ, फिर हम देखते हैं बड़ा ओ। छोटे ओ का निर्माण आ धन ऊ से हुआ है, और बड़े ओ का निर्माण आ धन ओ से हुआ है। तो विजातीय आपने देखे कि इनका निर्माण कैसे हुआ है, ए का निर्माण कैसे हुआ है, ओ का निर्माण कैसे हुआ है। तो आपने यहां देखा कि विजातीय स्वर अलग अलग तरीके से हैं और सजातीय स्वर अलग तरीके से हैं। तो विजातीय स्वर का निर्माण और सजातीय स्वर का निर्माण किस प्रकार से हुआ है, यही सब आपको आपके स्वर संधि में काम आएंगे। मैंने क्या कहा? हम इनको तोड़ नहीं सकते भाई साहब, इनको तो तोड़ सकते हैं। तो बस हमको इन्हीं को तोड़ना है। हमको क्या करना है? इन्हीं को तोड़ना है। लिख लिए? आगे चलते हैं।
तो स्वर समझ में आए क्या होते हैं। और हम आगे चलते हैं, अब अगला पहला पॉइंट डालते हैं भैया। पहले एक चीज और समझ लो, जैसे हमको संधि विच्छेद करना नहीं आते और संधि भी समझ नहीं आती कि हमारी कौन सी संधि सही है कौन सी संधि गलत है, तो मैं आज आपको ऐसी चीज दूंगा, ऐसा पॉइंट भी लेके आया हूं कि आपको कहीं भी कैसी भी संधि मिल जाए आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, केवल मेरी 4 बातें मानकर। संधि का जो निर्माण या विधि कह सकते हैं, हम बना सकते हैं, तोड़ सकते हैं, इकट्ठी कर सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं। गुरु आपके क्वेश्चन आंसर सही होने चाहिए, आपका आंसर सही होना चाहिए कि आप कुछ भी करें, साम दाम दंड भेद आप किस किताब से पढ़ के आए हैं, किस यूट्यूब से पढ़ के आए हैं, अच्छे चैनल से पढ़ के आए हैं या बुरे चैनल से पढ़ के आए हैं या किसी छोटे व्यक्ति से पढ़कर आए हैं, आपका एग्जाम ये नहीं पूछता। वो क्या पूछता है, तुमको ये प्रश्न आता है या नहीं। अगर आता है तो सही है और नहीं आता है तो गलत है। चाहे तुम भैया आप कितने भी बड़े चैनल से पढ़ लो, लेकिन एक बात मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि जो जितना बड़ा चैनल होगा उतनी लंबी वीडियो आपको खींचेगा, उसे व्यूज बढ़ाने हैं। और जितना छोटा चैनल होगा और जितनी मेहनत छोटा व्यक्ति करेगा, छोटे उसके छोटे कहने से छोटा नहीं है, वो ज्ञान बहुत है, ज्ञान बहुत है, ज्ञान अपार संपत्ति है, किसी के पास भी हो सकती है, लेकिन सही तरीका सही चीज होनी चाहिए। जरूरी नहीं कि आप अच्छे कंपटीटर से पढ़ रहे हैं या अच्छे कोचिंग से पढ़ रहे हैं या अच्छे चैनल से पढ़ रहे हैं तो आपको बहुत अच्छा ज्ञान होगा, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजें लेके आते हैं, एग्जाम में आता है क्या, चुल्लू सा पानी, तो पानी पता होना चाहिए ना कहाँ से मिलता है। तो मैं संधि विच्छेद के आपको 4 पॉइंट बताता हूँ, आप गांठ बांध लेना, और आपको संधि विच्छेद करते समय आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। तो पहला पॉइंट देखते हैं कि अगर आप संधि विच्छेद करते हैं तो दोनों शब्द आपके कैसे होने चाहिए भाई साहब, सार्थक होने चाहिए। सार्थक क्या होते हैं कि जिनका कोई अर्थ हो, ऐसे शब्द जिनके अर्थ होते हैं वे आपके क्या होते हैं, सार्थक शब्द। तो पहला पॉइंट मिला कि व्यक्ति यानी कि शब्द कैसे होंगे, दोनों जो आप तोड़ेंगे, संधि विच्छेद जिन शब्दों को आप तोड़ेंगे या वर्णों को तोड़ेंगे, बनने के बाद में, तोड़ने के बाद में जो मिलेगा वो सार्थक सार्थक होना चाहिए, यानी दोनों के अर्थ होने चाहिए। दूसरा पॉइंट कि एक शब्द तोड़ने का पहला शब्द जो होगा वह उपसर्ग होगा और दूसरा आपका सार्थक होगा। भाई पहला शब्द तो उपसर्ग हो सकता है और दूसरा शब्द सार्थक होगा। जैसे मैंने कहा प्रतिलाभ, प्रतिधन लाभ, लाभ तो सभी जानते हैं, सार्थक प्रॉफिट है, प्रति क्या है, एक उपसर्ग, ठीक है। तीसरा पॉइंट मैंने देखा कि पहला तो उपसर्ग है वो अंतिम प्रत्यय है, अंतिम क्या है, प्रत्यय है। तीसरा पॉइंट भाई साहब बड़े ध्यान से समझना कि व्यक्ति कह रहा है कि पहला तो उपसर्ग हो गया दूसरा प्रत्यय हो गया, और यहाँ पे चौथा देखेंगे अंतिम, प्रश्न खोले क्या, चलो खोल देते कि पहला शब्द तो सार्थक होगा और दूसरा शब्द आपका प्रत्यय। प्रत्यय भाई साहब पीछे ही लगते हैं शब्द के, उपसर्ग आगे लगते हैं। कि सार्थक शब्दों में ऐसे शब्दों को लगाया जाए कि तीसरे शब्द का निर्माण कर दे तो वह उपसर्ग होता है। ऐसे सार्थक शब्द जिनमें कुछ शब्द पीछे लगाकर उस शब्द का अर्थ चेंज कर दे तो उन्हें हम प्रत्यय कहते हैं। क्या कहते हैं हम उन्हें, प्रत्यय कहते हैं। आपने दोनों चीजें देखी, आपको मैं 4 चीजें बता रहा हूं संधि विच्छेद करते समय, केवल इन 4 चीजों का आप याद रखें, आपको कभी कठिनाई नहीं होगी संधि विच्छेद करने में। बस आपको पता भी होना चाहिए कि ये शब्द सार्थक है या नहीं है। आप तोड़ के बैठ गए साहब, आपको मालूम ही नहीं है कि सार्थक है कि उपसर्ग है कि ये प्रत्यय है कि आप पता चले कि अब लगा दिया आपने, आप क्या कह रहे हैं, आप गलत कर ली संधि। नहीं साहब, आपको सार्थक सार्थक ढूंढना है, उपसर्ग सार्थक ढूंढना है और उपसर्ग प्रत्यय ढूंढना है और सार्थक प्रत्यय ढूंढना। जब आप 4 चीजें ये यहाँ कर फॉर्मेट किसी संधि विच्छेद में लगाते हैं और आपका आंसर गलत होता है तो इसका मतलब ये है कि आपने संधि विच्छेद सही नहीं किया है और आपको भी शब्दों का ज्ञान नहीं है। आप कैसा भी संधि विच्छेद करना, आपको इन्हीं 4 फॉर्मेट से कोई एक मिलेगा, कितनी भी बड़ी संधि हो।
कितनी भी बड़ी संधि हो, आपको इन 4 फॉर्मेट से होकर गुजरना पड़ेगा जब हम संधि विच्छेद कर रहे हैं तो। चलो भाई, अब हम हेडिंग डालेंगे। इसे समझ में आ गई, कोई दिक्कत? चलो अब चलते हैं हम दीर्घ स्वर संधि। हेडिंग डालेंगे साहब, दीर्घ स्वर संधि। बढ़ाना ना बढ़ाना देखिए आपके हाथ में है, मैं कोशिश करूंगा कि आपको अच्छे से अच्छा दे सकूं और आपको मैं एक बढ़िया क्लास दे सकूं। दीर्घ स्वर संधि क्या होती है कि दो स्वरों के मेल से होने वाले विकार, दो स्वरों के मेल से होने वाले विकार, ठीक है, या परिवर्तन को संधि। अब यहां पर क्या हो जाएगा, दीर्घ स्वर संधि की परिभाषा क्या हो जाएगी, जब ह्रस्व या दीर्घ, जब ह्रस्व या दीर्घ, जब ह्रस्व या दीर्घ, बात समझते रहना, ठीक है। ह्रस्व वर्ण भी हो सकते हैं, दीर्घ वर्ण भी हो सकते हैं, जैसे आ हो सकता है, ई हो सकता है, ऊ, ठीक है, दोनों ही हो सकते हैं। के बाद समान स्वर आए, के समान के बाद समान स्वर आए, समान स्वर आए, तो दोनों मिलकर दीर्घ स्वर बनाते हैं। तो दोनों मिलकर दीर्घ स्वर बनाते हैं। देखो वही बात आ गई, अभी मैंने तो बनाते, थोड़ा समय पहले मैंने आपको समझाया कि दीर्घ स्वर ही तोड़ सकते हैं हम, स्वर संधि, स्वर ह्रस्व को नहीं तोड़ सकते। ये भी तो कह रहा साहब कि पहले यानी तोड़ने के बाद या तोड़ने के पहले, या कैसे भी हम कह सकते हैं सिंपल भाषा में, प्लस से पहले या प्लस के बाद। ह्रस्व हो सकता है, दीर्घ हो सकता है, दीर्घ हो सकता है, ह्रस्व हो सकता है, या दोनों ही दीर्घ हो सकते हैं या दोनों ही ह्रस्व हो सकते हैं, ठीक है। यही फॉर्मेट तो कह रहा है वो कह क्या रहा है, परिभाषा क्या कह रही है कि ह्रस्व या दीर्घ के बाद समान स्वर आए तो दोनों मिलकर स्वर संधि का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? स्वर संधि का निर्माण करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं फॉर्मेट। हम इसमें फॉर्मेट यानी देखो 4 ही संधि के बनेंगे। कितने बनेंगे? 4। तो देखो पहले देखते हैं पहला फॉर्मेट कि दीर्घ स्वर संधि में आते क्या है, बड़ा आ आता है, बड़ी ई आती है और बड़ा ऊ आता है। यानी दीर्घ स्वर संधि में आपके 3 पॉइंट आते हैं, एक तो बड़ा आ आएगा, बड़ी ई आएगी और आपका बड़ा ऊ आएगा और आपका ऋषि भी आ सकता है, ठीक है। ये 4 पॉइंट आपके हो सकते हैं। अब 4 पॉइंटों को हम एक ही फॉर्मेट में कैसे लिख सकते हैं? देखो ह्रस्व हो सकते हैं, ह्रस्व हो सकते हैं, दीर्घ हो सकता है, ह्रस्व हो सकता है, लघु हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। लेकिन हमको मिलेगा क्या? जब हम किसी भी संधि को जोड़ेंगे, संधि विच्छेदी प्रक्रिया को हम जोड़ेंगे तो हमको प्राप्त क्या होगा? तो भाई साहब हमको बड़ा आ ही प्राप्त होगा, बड़ा आ ही प्राप्त होगा। इसका कहने का मतलब ये है कि संधि विच्छेद जब हमने करी है तो पहले शब्द का अंतिम वर्ण, पहले शब्द का अंतिम वर्ण में या आ होगा, आ होगा, अ या आ होगा, प्लस के बाद यानी दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण में, दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण में हम देखेंगे कि आ होगा, सॉरी, आ छोटा आ होगा या छोटा आ, या बड़ा आ होगा या बड़ा आ, हमको प्राप्त क्या होगा? बड़ा आ। इतनी चीज समझ में आए? फिर से एक बार देख लेते हैं कि संधि विच्छेद जब हमने करी तो संधि विच्छेद करने के बाद, ठीक है, संधि बनानी है, अभी संधि विच्छेद पर, तो हमने कहा कि संधि विच्छेद करे हुए हैं तो पहले शब्द के अंतिम वर्ण में हमको आ प्राप्त होना चाहिए। तो वो 4 तरीके से हो सकता है
छोटा आ हो सकता है, बड़ा आ हो सकता है, छोटा आ हो सकता है या बड़ा आ हो सकता है। दोबारा समझेंगे कि दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण में, भाई प्लस के बाद दूसरा होगा, दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण, भाषा को देखो आप, दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण, शब्द नहीं, वर्णों पे ध्यान देना है। वर्ण या आ, छोटा आ हो सकता है, छोटा आ या बड़ा आ या बड़ा आ। ठीक है, देखिए समझ में। सेम फॉर्मेट ई का होगा, छोटी ई धन छोटी ई मिलकर क्या बनाएंगे, बड़ी ई। बड़ी ई धन छोटी ई मिलकर क्या बनाएंगे, बड़ी ई। बड़ी छोटी ई और बड़ी ई मिलकर क्या बनाएंगे, बड़ी ई। बड़ी ई और बड़ी ई मिलकर क्या बनाएंगे, बड़ी। सेम फॉर्मेट है, कुछ चेंज नहीं है, केवल आकृति चेंज है। हम आकृति तो बना रहे हैं साहब, वर्णों की क्या कर रहे हैं, आकृति बना रहे हैं। तो हमने कहा कि ई हो या ई, बड़ी ई हो या छोटी ई, छोटी ई हो या बड़ी ई, बड़ी ई हो या बड़ी ई, लेकिन हमको मिलेगा क्या, बड़ी ई। सेम फॉर्मेट आपका ऊ पे लागू होता है, तो ऊ यहां देख लेते हैं कि छोटा ऊ होगा, छोटा ऊ मिलेगा क्या, बड़ा। बड़ा ऊ हो सकता है, छोटा ऊ हो सकता है, मिलेगा क्या, बड़ा ऊ। छोटा ऊ हो सकता है, बड़ा ऊ हो सकता है, मिलेगा क्या, बड़ा ऊ। छोटा ऊ हो सकता है, सॉरी, बड़ा ऊ हो सकता है, बड़ा ऊ मिलेगा क्या, बड़ा ऊ। शर्त एक ही है कि प्रथम यानी प्लस से पहले शब्द के अंतिम वर्ण में आपका आ ई ऊ होना चाहिए और दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण में आ ई ऊ होना चाहिए। लेकिन प्राप्त क्या होगा भाई साहब, दीर्घ स्वर प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, दीर्घ स्वर प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, दीर्घ स्वर प्राप्त होगा। ठीक है, इसको बना लीजिए। और इसके दो दो उदाहरण हम करेंगे, आधन आ बड़ा आ, छोटा आ, छोटा आ बड़ा आ और बड़ा आ बड़ा आ। सेम फॉर्मेट ई के, सेम फॉर्मेट ऊ के। तो आज हम आ के फॉर्मेट और ई के फॉर्मेट करेंगे, आ के फॉर्मेट और ई के फॉर्मेट करेंगे, ऊ के फॉर्मेट कल करेंगे। ठीक है, तो हम आ के फॉर्मेट लिखते हैं। इसको मैं एक बार और बना दूंगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं, साइड से बना दूंगा जिससे आपको याद बनी रहेगी, समझाने में भी आसानी रहेगी। मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं बनाता हूँ, मैं बनाने में कोई समस्या नहीं। लेकिन शर्त, आप माने ना माने एक ही रहेगी, आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे, आज नहीं कल, कल नहीं परसों बनाने पड़ेंगे। पहला फॉर्मेट देखते हैं, आधन आ का और क्या मिलेगा, बड़ा आ। तो पहला शब्द लिखेंगे साहब, तो पहला शब्द लिखेंगे सावधान। पहला शब्द है सावधान, पहला शब्द लिखेंगे आप सावधान। दूसरा शब्द लिखेंगे सत्यार्थी, दूसरा शब्द लिखेंगे सत्यार्थी। तीसरा शब्द लिखेंगे अक्षांश, कठिन लेते हैं, अक्षांश, अक्षांश। शर्त एक ही रहेगी, तोड़ने आपको दीर्घ स्वर ही है, और जब तोड़कर जोड़ेंगे तो मिलेंगे क्या, आपको दीर्घ स्वर ही प्राप्त होगा। अगला एक शब्द और लिख लेते हैं, गीतांजलि, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। अगला है गीतांजलि। इसको तोड़ते साहब, तोड़ो, कोशिश करो, वही फॉर्मेट रहेगा, आधन आ, आधन आ, आधन आ, आधन आ। ठीक है, तो अगर हम छोटे आ और छोटे आ के फॉर्मेट को देखें, छोटे आ और छोटे आ को फॉर्मेट को देखें, तो ये क्या हो जाएगा, साधन अवधान, साधन अवधान। आप कहेंगे सर सा, तो आ कैसे मिला, तो हम किसी भी व्यंजन का प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो उसके अंतिम वर्ण में किसका उच्चारण निकलता है, तो आ का उच्चारण निकलता है। तो मैंने यदि यहाँ सा लिखा है तो सा छोटा और बड़ा, तो हम देखा आ, तो ये आ और आ मिलकर क्या मिला मुझे, सा।
क्या बन गया? सावधान। ठीक है, कोई दिक्कत? आगे देखो, इसको रफ कर देते। अब यहां से हम तोड़ेंगे, देखो बड़ा, बड़ा आ और बड़ा आ। तो देखेंगे छोटा आई हमको प्राप्त होना चाहिए, सत्य धन अर्थी, सत्य धन अर्थी। तो इस या का मतलब ये है कि या धन आ है और ये आ ये है, तो ये दोनों मिलेंगे तो अब क्या मिलेगा हमको? बड़ा आ मिलेगा। क्या मिलेगा? बड़ा आ। बहुत सिंपल तरीके से समझा रहा हूं, इतने सिंपल तरीके से शायद ही आपको कोई टीचर पढ़ाएगा, शायद ही आपको कोई पढ़ाएगा, ये समझ लो। एक एक पॉइंट आपको ओपन करके पढ़ा। देखो संधि इतनी जल्दी बच्चों की समझ में नहीं आती, क्यों नहीं आती? क्योंकि उनको सही तरीके से समझा नहीं पाते। अब समझाने का मतलब ये है कि व्यक्ति भैया अब मेहनत कौन करे? ठीक है, मैं शायद गलत लिख गया हूं, अक्षांश, सॉरी। ठीक है, यहां देखेंगे अक्ष धन अंश, अक्ष धन अंश। ठीक है, यहां लिखेंगे गीत धन अंजलि, गीत धन अंजलि। तो यहां से आ मिला और यहां से आ मिला, यहां से आ मिला और यहां से आ मिला, तो क्या मिल गया? बड़ा आ। क्या मिला? बड़ा आ। ठीक है साहब। अगला टॉपिक देखते हैं, छोटा आ और धन बड़ा आ मिलेगा क्या? बड़ा आ। शब्द देखो, शब्द लिखो। पहला है सत्याग्रह, सत्याग्रह। अगला है हिमालय, हिमालय। तो इसका मतलब ये है कि प्लस से जो पहला शब्द बनेगा उसके अंतिम वर्ण में आपके आ होना चाहिए, छोटा आ, और दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण में बड़ा आ होना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा? सत्य धन आग्रह। आग्रह का मतलब निवेदन होता है। ठीक है, और ये बनेगा आपका हिम धन आलय। ठीक है, कैसे बना? माँ देखेंगे तो माँ आधा है, मैंने क्या कहा? प्रत्येक व्यंजन के अंतिम भाव क्या होता है? आ होता है। अंतिम भाव क्या होगा आपका? आ होगा। ठीक है, तो ये छोटा आ और बड़ा आ मिलकर किसका निर्माण कर रहे हैं? आ का निर्माण कर रहे हैं। जहां आप शब्दों के बीच में बड़ा आ देखें तो वहीं आपको वहीं से तोड़ना है। तोड़ना वहीं से तोड़ना। देखो यहाँ आ, यहाँ आ, तो आपने हिम बनाया, आले बनाया, सत्य बनाया और आगे ऊपर वाले रफ कर देता हूँ। ठीक है, अगला फॉर्मेट आ जाएगा आपका बड़ा आ और छोटा आ का। अगला फॉर्मेट आ जाएगा बड़ा आ और छोटे आ का, मिलेगा क्या हमको? बड़ा आ। ठीक है, तो इसमें शब्द देखेंगे तो विद्यार्थी, इसमें शब्द देखेंगे तो विद्यार्थी, विद्याभ्यास, विद्याभ्यास। कहने का मतलब यह है कि प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण में बड़ा आ और प्रथम में छोटा आ, तो विद्याधन अर्थी और विद्याधन अभ्यास। तो हमें यहाँ छोटा आ मिला, यहाँ से बड़ा आ मिला, हमको प्राप्त क्या हुआ? बड़ा आ। ये आपका बड़ा आ है, ये आपका छोटा आ है, ये आपका यहाँ बड़ा आ है, यहाँ पे छोटा आ है। प्राप्त क्या हो रहे हैं हमको? बड़ा आ। क्या प्राप्त हो रहा भैया? बड़ा आ प्राप्त। ठीक है, इसको रफ कर देते हैं। अगला फॉर्मेट देखते हैं, अगला फॉर्मेट क्या कह रहा है? अगला फॉर्मेट है भैया बड़ा आ और बड़ा आ का, दीर्घ स्वर और दीर्घ स्वर। मिलेगा क्या? दीर्घ स्वर। तो देखिए विद्यालय, विद्यालय, और अगला शब्द लिख लेंगे वार्तालाप, वार्तालाप।
तो वही फॉर्मेट है, देखो आ धन आ, दीर्घ दीर्घ टूटेंगे, तो यहाँ हो जाएगा विद्या धन आलय, और यहाँ हो जाएगा वार्ता धन आला। कोई समस्या? चारों फॉर्मेट आके मैंने आप लोगों को पढ़ा दिए। अब हम ई के फॉर्मेट देखते हैं। किसके फॉर्मेट? ई के फॉर्मेट हम लोग देखते हैं। देखो नहीं समझ में आ रहा हो फिर से देखो, यहाँ बड़ा आ है और यहाँ बड़ा आ, यहाँ बड़ा आ है और यहाँ पे बड़ा आ, हमको मिल क्या रहा है? बड़ा आ। किस रूप में? वार्ता के रूप में और विद्या। जोड़ने पर हमको क्या प्राप्त होगा? दीर्घ स्वर ही प्राप्त। क्या प्राप्त होगा? दीर्घ स्वर ही प्राप्त। कोई दिक्कत? अब आगे, अब हम देखते हैं पहले ई का। ई के फॉर्मेट देखें, छोटी ई होगी और छोटी ई मिलकर क्या बनाएंगे भाई साहब? बड़ी। मैंने आपको पहले कहा था हर्स्व दीर्घ हो सकते हैं, दीर्घ हर्स्व हो सकते हैं, हर्स्व दीर्घ हो सकते हैं, दीर्घ दीर्घ हो सकते हैं, लेकिन प्राप्त क्या होगा? प्राप्त आपको दीर्घ स्वर प्राप्त होगा। आगे चलते ई का फॉर्मेट देखते हैं। देखिए कविंद, रविंद्र, रविंद्र, ठीक है। अगला शब्द देखते हैं, तो अगला शब्द आपका हो जाएगा कविंद्र। आप जितने प्रैक्टिस करेंगे संधि की, आपको उतना अच्छी समझ में आएगी। तो यहाँ पहला शब्द यदि हम तोड़ें तो प्लस से पहले के अंतिम वर्ण में छोटी ई, रवि धन इंद्र, कवि धन इंद्र, इसको समझेंगे। देखिए यहाँ से छोटी ई प्राप्त हुई और यहाँ से छोटी ई मिल गई क्या? बड़ी ई। कहाँ? किस रूप में? कवि। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई समस्या नहीं हुई होगी। आई थिंक मैं समझता हूँ आ वाले फॉर्मेट से आप अच्छे समझ गए होंगे, तो ई वाले फॉर्मेट में कोई दिक्कत नहीं। अब अगला फॉर्मेट देख लेते हैं कि हरेश्वर होगा और आपका दीर्घ होगा, मिलेगा क्या आपको? रवीश, और परीक्षण। परीक्षण, तो गिरी, गिरी धन ई से हो जाएगा परीक्षण, परिधन इक्षण, परिधन इक्षण। इसको उतार लेते हैं फटाफट से, जल्दी उतार लो, ठीक है। ठीक है, अगला फॉर्मेट देखते हैं। अरे नुकसान हो गया, ये दिख नहीं रहा, कोई बात नहीं, मैं यहाँ लिख देता हूँ। यहाँ नीचे आप थोड़ा याद रहेगा यार, थोड़ा ई वाला और छोटी ई और बड़ी, ठीक है। दो फॉर्मेट आपके ई वाले हो गए, दो और बचे, उनको हम देख लेते हैं कि ई धन ई और ई धन ई क्या कह रहा है आपका, ठीक है। अगला फॉर्मेट देखते हैं कि एक तो आपका बड़ा ई हो जाएगा, ये देखते हैं, एक तरफ आपकी बड़ी ई और एक तरफ आपकी छोटी ई, मिलेगा क्या आपको? बड़ी ई, ठीक है। एक तरफ आपकी बड़ी ई और एक आपकी छोटी ई, मिलेगा क्या आपको? बड़ी ई, ठीक है। इसके फॉर्मेट देख लेते हैं, देखेंगे तो को महेंद्र और नारिक्षा, तो हो जाएगा महाधन इंद्र और नारी धन इच्छा। कहीं गलत हो गया, मही धन इंद्र और नारी धन इच्छा। मैंने सोचा शायद आ वाला फॉर्मेट हम लोग कर रहे हैं, हो जाता है कभी, कोई बात नहीं है, ठीक है। तो आपने यहाँ देखा कि ब्रैक प्लस से पहले बड़ी ई और प्लस के बाद छोटी ई मिल गई हमको क्या भाई साहब? बड़ी ई। मिलेगा आपको दीर्घ स्वर ही, यहाँ आपको दीर्घ स्वर, यहाँ आपको हर्स्व स्वर, और मिला क्या आपको? दीर्घ स्वर, ठीक है। अगला और लास्ट फॉर्मेट ई वाला फॉर्मेट, जैसे मैंने आपको कहा था कि आज आ और ई का फॉर्मेट कराया, कल मैं आपको ऊ का फॉर्मेट और गुण संधि कराऊंगा। कल स्वर स्वर संधि कोशिश करेंगे कि एक वीडियो में खत्म हो जाए, नहीं होती है तो देखिए बेसिक से यदि आपको कराएंगे तो थोड़ा तो समय लगेगा, थोड़ा तो समय लगेगा। देखो समझने के लिए थोड़ा तो वक्त आपको देना पड़ेगा। आगे चलते हैं ई वाले फॉर्मेट, यानी दीर्घ वाले देख लेते हैं। बड़ी ई और बड़ी ई बराबर बड़ी ई,
ठीक है, इसमें पहला शब्द देखेंगे तो आप सतीश, सतीश के बाद में यदि आप देखें तो गौरीश्वर, ये इंपोर्टेंट साबित हो सकती है, गौरीश्वर। तो ये हो जाएगा सती धन ईश और गौरी धन ईश्वर। ठीक है, सती धन ईश और गौरी धन ईश्वर, ये आपके 4 फॉर्मेट ई के और 4 फॉर्मेट आ के मैंने आज आपको पढ़ा दिए हैं। ठीक है, और आपको जिस तरीके से समझाया आपको उसी तरीके से प्रैक्टिस करनी है। मैं आपको लास्ट में प्रैक्टिस भी कराऊंगा, कम से कम 10-10, 15-15 संधि लिखवा कर। तो आज के लिए हिंदी में इतना ही, और हम आज से रेगुलर पढ़ाएंगे, टेंशन फ्री रहे। आपको बहुत सरल भाषा में मैं आपको हिंदी पढ़ाने का प्रयास करूंगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आप बढ़ाएंगे तभी बढ़ेंगे, अन्यथा नहीं बढ़ेंगे। हो सकता है कि कोई व्यक्ति, कोई विद्यार्थी, कोई नारी घर पे बैठी है और वह बेसिक से पढ़ना चाहती हो, इससे बेसिक से पढ़ना चाहती हो, तो बेसिक के लिए मैंने आपको सिंपल बहुत बेसिक से पढ़ाया है। आप निश्चिंत होकर पढ़ें, धैर्य बना के रखें, आपको जरूर सफलता मिलेगी। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, टाटा, बाय बाय।